चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेसिकली हम लोग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब केवल ये है, इसका जो सबसे पहला पार्ट डिवाइड करेंगे उसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जबकि सेकेंड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेस बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में बैटरी को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से 3 अलग अलग डिफरेंट लेक्चर्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि हम लोग काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पर। तो सबसे पहले बेसिकली हमें समझना होता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का सिंपली मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो उनके करस्पॉन्डिंग आयंस आपको मिल जाएं, उनको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट्स सिंपली कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर वाटर में आप डिसॉल्व कर दोगे तो उनमें आयंस मिल जाए, आयंस करस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स पर काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पर काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम जनरली क्या करें, अगर हम जनरली कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ें इस तरह से, यानी कुछ वर्ड्स हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। देखिए अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का वहाँ पे मतलब होता है वायर में करंट का फ्लो किस तरह से है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम केमिस्ट्री के साथ इसका डील करते हैं तो केमिस्ट्री में हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। यानी यहाँ पर्टिकुलर हम इलेक्ट्रोड्स पर बात करते हैं। यानी यहाँ हमें मतलब ये होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो ड्यू टू आयंस होता है, तो पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस हियर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आयंस के बारे में, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस आयन की वजह से सॉल्यूशन में हो रहा है। तो उसको करने के लिए रेजिस्टेंस, तो यहाँ कंडक्टेंस का सिंपली मतलब होता है कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो कंडक्टेंस होता है वो सिंपली क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का इनवर्स होता है, यानी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब सिंपली फॉर्मूला होता है इसका, G इज इक्वल टू 1/R। यहाँ पे G क्या है, G सिंपली हमारा है कंडक्टेंस। यहाँ एक चीज समझ लो कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है, ये सेम चीजें नहीं है। तो कंडक्टेंस का मतलब सीधा हो गया क्या कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर हम यहाँ कंडक्टेंस का यूनिट निकालने का प्रयास करें तो कंडक्टेंस आर का यूनिट होता है ओम, तो ये ऊपर जाके सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओम इनवर्स। इसको ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको मो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंपली जो ओम इनवर्स होता है इसको हम सीमेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहानी है कि जो जी है जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं वो रेजिस्टेंस का सीधा सीधा रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए पर्टिकुलर अगर आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस में कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी सोल्यूशन में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसकी कई प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कंडक्टेंस का सीधा सीधा डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस पर। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो कंडक्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और कंडक्टेंस के अलावा जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो सब इसके फंक्शन होते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस को अगर चेंज करेंगे तो ढेर सारी प्रॉपर्टी हमारी सारी क्या हो जाएंगी, मैनिपुलेट हो जाएंगी। तो इस वजह से रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज करने का प्रयास करते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली रेजिस्टेंस जो होता है, क्योंकि फिजिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो कुछ इसी तरह का फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम करता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ जो रो होता है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन एनसीईआरटी कहता है
कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए आप बेटर है वर्ड रेसिस्टिविटी यूज करो। तो जो रेसिस्टिविटी होती है ये भी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ मटेरियल कोई बाहर नहीं आया, इलेक्ट्रोड है पर्टिकुलर, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करेंगे तो आपका जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। तो रेसिस्टिविटी मटेरियल पर चेंज, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल के अलावा रो किस चीज पर डिपेंड कर, रेसिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो L बाई ए है ये क्या फंक्शन है, तो R इज इक्वल टू सिंपल रो L बाई ए। L है आपका इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना है, A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो इलेक्ट्रोड पर्टिकुलर आप यूज कर रहे हो उसके बारे में ये डिटेल है। इस समय अगर इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वहां से इसको R को कनेक्ट किया गया। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब क्या होगा कि देखिए G सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है R पर और R डिपेंड कर रहा है इतनी सारी वैल्यू पर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ हम R की वैल्यू पुट करें तो हमें कुछ स्पेशल रिजल्ट मिल जाएंगे। तो वो रिजल्ट किस तरह से होंगे, चलिए देखते हैं। तो रिजल्ट को देखने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो जो कंडक्टेंस का मैंने बताया कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है और रेजिस्टेंस कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, उनकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये क्या चीज है, देखिए तो जो कंडक्टिविटी वर्ड है, ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी क्या होती है कि कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। एक एक फॉर्मूला सारे एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो जब भी इसको पढ़ना तब इसको इस बिल्कुल स्टार्टअप से पढ़ना ताकि सारे फॉर्मूला वन बाय वन आपको रिमेंबर रहे, नहीं तो भूल जाओगे। बीच का अगर फॉर्मूला अगर याद करोगे तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो आप सीक्वेंस से फॉर्मूले को समझिएगा। तो कंडक्टिविटी इसको कप्पा से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज द लाइक सेम एज के कप्पा, कप्पा। तो यहाँ क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, इसी को कप्पा बोलते हैं। रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो कप्पा इज इक्वल टू वन बाई रो, वन बाई रो। और रो को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दैट्स मीन यहाँ से रो निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, रो को इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो वन बाई रो इज इक्वल टू जो फॉर्मूला निकल के आएगा वन बाई रो, ये अपॉन चला जाएगा वन बाई आर इंटू एल बाई ए। इसका मतलब वन बाई रो की वैल्यू आ जाएगी वन बाई आर एल बाई ए। वैल्यू पुट करो, कप्पा इज इक्वल टू वन बाई आर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा एल बाई ए। अब ध्यान से देखिए जो ये यूनिट एल बाई ए है इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है, देखिए सेल की जो लेंथ होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। और ये ध्यान रखना कि किसी पर्टिकुलर सेल के लिए जब तक आप इलेक्ट्रोड को चेंज नहीं करोगे तब तक कभी सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम इसमें अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन हम 1m या 2m या 3m का कंसंट्रेशन ले लें तो उस समय भी आपका जो सेल कांस्टेंट है वो वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब सेल कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट चलेगा। तो सेल कांस्टेंट हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस सिचुएशन पर क्या कहानी है जरा समझिए। तो एल बाई ए, अब ये वन बाई आर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये जी की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसका मतलब जो वन बाई आर है इट कैन बी रिटन एज जी कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो जी स्टार, यानी कप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा जी इंटू जी स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के लिए, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं या इस फॉर्मूले को थोड़ा हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, कप्पा जी इज इक्वल टू वन बाई आर पता ही है, तो वन बाई आर इंटू जी स्टार। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने दो तीन चीजें बताई हैं, उनको जरा सा ध्यान से समझिएगा। क्या, एक मैंने बताई कप्पा, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी
अलग चीज होती है, कंडक्टेंस अलग चीज होती है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि कंडक्टेंस का, अभी आपने कंडक्टेंस का यूनिट देखा था तो वहां सीमेंस आया था, या जिसको आपने ओम इनवर्स कहा था, और यहाँ पर्टिकुलर कप्पा की बात करेंगे तो कप्पा का यूनिट निकालेंगे। अगर हम कप्पा का यूनिट निकालें तो उस सिचुएशन पर कप्पा का यूनिट क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू ओम इनवर्स, दैट्स मीन दिस वन, मल्टीप्लाई बाई जी स्टार। जी स्टार का यूनिट ध्यान से देखिए, एल का यूनिट सेंटीमीटर और ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ये मीटर इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू बहुत ही कम होती है, इस वजह से सेंटीमीटर इनवर्स में भी रख सकते हैं, मीटर इनवर्स में भी रख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये पर्टिकुलर सीमेंस होता है, तो कप्पा इज इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इस यूनिट से बहुत चीजें पता चलेंगी, तो यूनिट को जरूर ध्यान रखिएगा। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है और सीमेंस मीटर इनवर्स भी हो सकता है। एसआई यूनिट यही होती है इसकी, ठीक है। ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट जब अगर पूछी जाए तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स ही बोलिएगा, ठीक है। तो ये कप्पा की यूनिट हो गई। अब देखिए यहाँ पे जी का यूनिट अलग था, ये कप्पा जिसको कंडक्टिविटी बोलते हो, इसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो। क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जी जिसको आपने स्टार्टअप में पढ़ा था, जी को क्या बोलते थे? जी को बोलते थे हम कंडक्टेंस, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर देना। तो ये फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आते हैं करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं देखिए, जो कप्पा भी आपने पढ़ा, कप्पा, तो आपने क्या क्या समझ लिया? आपने जी समझ लिया, कप्पा समझ लिया, ये दोनों चीजें समझ ली। और जी का यूनिट आपने सीखा था कि जी का यूनिट होता है सीमेंस, सीमेंस, ठीक है ना। और कप्पा का यूनिट सीखा था सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये दो चीजें सीखनी। अब जरा समझिए, इसमें अगला टर्म जो आता है, इससे न्यूमेरिकल अभी हम एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा देंगे, जब टॉपिक ये 2-3 खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब कहानी क्या है, जरा थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अब क्या है, अगला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं, यानी अगर हम कंडक्टिविटी को ही डिफाइन करें तो कंडक्टिविटी में हमें दो अलग अलग वैरायटी की कंडक्टिविटी मिल जाएगी। एक को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को सिंपली लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा एम। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को सिंपली हम लैम्डा EQ से डिफाइन करते हैं। ये दो तरह की कंडक्टिविटी होती है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं मोलर कंडक्टिविटी का क्या सीन होता है, ये है क्या। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो देखिए, अगर आप 1m सॉल्यूशन ले लें, 1m सॉल्यूशन यानी 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर का मतलब 1 मोल पर लीटर। तो 1 मोल सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे ले लें, 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 m इसकी कंसंट्रेशन है। तो इस समय ऑब्वियस सी बात है कि जब ये 1 m है तो कुछ ना कुछ इसमें नंबर ऑफ आयंस होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है। तो नंबर ऑफ आयंस, तो देखिए 1m सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वही उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो यानी इसकी डेफिनेशन अगर बनानी है तो इसमें बोलेंगे हम पावर ऑफ ऑल द आयंस, पावर ऑफ ऑल द आयन which are present in 1m of solution। यानी किसी सॉल्यूशन के 1m के अंदर जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वो सारे उसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। यानी अगर 10 आयंस है तो 10 आयन मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, 20 है, 100 है, 1000 है, जितने भी नंबर ऑफ आयंस 1m सॉल्यूशन के अंदर होंगे वो सारे उसकी कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको लैम्डा एम बोलते हैं। यानी लैम्डा एम का वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, लैम्डा एम जो होता है
वो सीधा फॉर्मूला होता है कप्पा बाई सी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी। क्योंकि आप यहाँ पे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो ये टॉपिक, तो कप्पा बाई सी यहाँ आप देखेंगे कि बुक्स में कुछ और फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी। अब वहाँ कन्फ्यूजन ये होगी, क्योंकि जब बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स को करोगे तो आप देखोगे क्या कि कहीं कहीं ये 1000 का इसने मल्टीप्लाई करा दिया होगा और कहीं कहीं ये नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया होगा, ठीक है ना। तो वहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम 1000 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएं या पहले मल्टीप्लाई कराएं। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को डिटेल में समझना पड़ेगा और केवल 2 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट बताएंगे, उससे आपको ये 1000 कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, कितना आएगा, उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे लैम्डा एम का यहाँ अगर यूनिट निकालने बैठे, क्योंकि देखिए सी यहाँ अगर डिफाइन करें तो कप्पा क्या है आपको अच्छे से पता है। कप्पा यहाँ पे है कंडक्टिविटी, ठीक है। लैम्डा एम आपकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और सी क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, या तो मोल पर लीटर होगा, है ना, या इसको हम लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों एक ही बातें हैं। तो जब कभी कंसंट्रेशन देगा आपको तो वो सीधा देगा क्या कि सी की वैल्यू 1 m है, या सी की वैल्यू 0.1 m है, या सी की वैल्यू 0.2 m है, तो m देगा ना, तो m का सीधा सीधा मतलब मोल पर लीटर ही होगा। तो सी सिंपली हमें गिवन करा देगा, यानी जो भी इसमें मैथमेटिक्स या सोल्यूशन लगेगा वो हमें समझने के लिए लगेगा कप्पा को, कि कप्पा को हम किस तरह से डिफाइन करें, यानी कप्पा की वैल्यू किस यूनिट में है, तो हमें 1000 का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इतना ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम इसके 2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में आप कप्पा को जरा इसको समझना कि ये 1000 का क्या कॉन्सेप्ट होता है और लैम्डा एम का यूनिट कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए चलिए तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहानी है, देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपका होगा तो उसमें कप्पा की वैल्यू देगा, ठीक है। कप्पा की वैल्यू आपको गिवन कराएगा, और कप्पा की वैल्यू जो देगा वह या तो वो आपको सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में देगा कप्पा की वैल्यू, और या फिर कप्पा की वैल्यू सीमेंस मीटर इनवर्स में देगा। बस इन दोनों यूनिट के अलावा नहीं देगा। सीमेंस हो सकता है ओम इनवर्स में कन्वर्ट करा दे, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी या तो सीमेंस के साथ मीटर इनवर्स आएगा या तो सीमेंस के साथ सेंटीमीटर इनवर्स। सी की वैल्यू कांस्टेंट देगा, कितना भी दे सकता है, 0.1 m और 0.2 m और एनीथिंग एल्स, कुछ भी दे सकता है, और आपसे लैम्डा एम निकलवाएगा कि बताइए लैम्डा एम कितना है। तो अब जरा आप क्वेश्चन को समझिए कैसे करेंगे। तो देखिए अगर एक मिनट,